Hello students, we are continuing the third chapter of history, the making of global world, and we are studying in this topic the 19th century Europe. So student, today we will discuss the two topics in this topic, 2 points. First, Indian entrepreneurs abroad, and second, Indian trade colonialism and global system. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है लार्ज रिटेल स्टोर सेलिंग या लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। जहां पर गोडाउन है या लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स की है, उसको इंडिया ने बाहर किस तरह सेल किया, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो शिकारीपुरी शॉप्स एंड नुट्टुकोटाई ग्रुप, ये दो ग्रुप थे, किसके थे? बैंकर्स और ट्रेडर्स के। बैंकर्स यानी जो फाइनेंस करते थे और ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, उनके ये दो ग्रुप थे इंडिया में। ठीक है, दे फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन साउदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। और वो जो एग्रीकल्चर, जो खेती से रिलेटेड चीजें, प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता था, उसमें वो फाइनेंस करते थे। और वो एक्सपोर्ट कहाँ होता था? साउदर्न एंड सेंट्रल एशिया में। ठीक है, इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑल्सो वेंटर्ड टू अफ्रीका अलोंग विद यूरोपियंस। अब जो इंडियन व्यापारी थे और जो मनी उधार, पैसा उधार देते थे, लैंडर्स थे, वो अफ्रीका पहुंचे थे लगभग यूरोपियंस के साथ। वो भी अफ्रीका पहुंच गए थे अपना पैसा इन्वेस्ट करने, या लोगों को पैसा उधार देते थे और व्यापार के लिए वहां पर चले गए थे। अब द हैदराबाद सिंधी, उनमें से एक थे हैदराबाद सिंधी, जो इंडियन ट्रेडर थे, वो वहां पहुंचे इवन बियॉन्ड यूरोपियन कंट्रीज बाय 1960। और 1960 तक वो वहां पर एस्टेब्लिश हो गए थे। और लगभग वहां के जितने भी बिजी पोर्ट्स थे, तट थे अराउंड वर्ल्ड के जितने भी बिजी तट थे, पोर्ट्स थे, उन पर वो एस्टेब्लिश हो चुके थे और वहां पर उन्होंने अपना व्यापार स्थापित कर लिया था। ठीक है, ये यहाँ तक आता है हमारा इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, यानी कि किस तरह से जो इंडियन उद्यमी थे, व्यापारी थे, उन्होंने विदेशों में अपना काम व्यापार स्थापित किया। सेकेंड आता है इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। अब जो इंडियन ट्रेड था, जो भारतीय व्यापारी थे, उनका जो उपनिवेश था या उनका वैश्वीकरण, देखते हैं कैसे हुआ। शुरुआत में क्या हुआ, जो फाइन कॉटन था वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था यूरोप को। हम सब जानते हैं जो अच्छी कॉटन होती थी, बेस्ट क्वालिटी, वो इंडिया से यूरोप को एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो लोकल मैन्युफैक्चर थे, जो इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चर थे, जो कॉटन को उगाते थे या उसको तैयार करते थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो जो इंडिया में का जो इंपोर्ट हो रहा है उसको बैन कर दे। और उस तरह से जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है कॉटन, उसको बैन किया जाए। और इस तरह से जो एक्सपोर्ट हुआ वो 1800 में 30% रह गया, 1815 में 15% रह गया बैन करने के बाद, और 1870 में 3% उसका एक्सपोर्ट रह गया था, जो इंडिया से कॉटन वहां जा रहा था। बट 1812 टू 1871, 1812 और से 1871 तक जो रॉ मटेरियल था, अब यहाँ पर फाइन कॉटन की बात हो रही है, रॉ कॉटन, जो कच्चा कॉटन होता था, उसका इंक्रीज, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा, कुछ बढ़ा, इंक्रीज हुआ 5% से 35%। अब क्या, जो फाइन कॉटन था उसका जो एक्सपोर्ट था वो डाउन हो गया, यानी 5%, 3% तक आ गया। और जो रॉ कॉटन था उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया, 5 से 35% तक हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी काल में इंडिगो एंड ओपम, ओपम और इंडिगो या नील और अफीम का भी एक्सपोर्ट होता था इंडिया से। और ओपम जो ओपम थी वो इंडिया से चाइना को एक्सपोर्ट की जाती थी। और जो एक्सपोर्ट था इस तरह से ओपम का, वो इंक्रीज हुआ। बट इंपोर्ट वाज मोर फिनिश्ड, लेकिन जो इंपोर्ट था वो ज्यादा रहा, क्योंकि ब्रिटेन से जो था वो फिनिश्ड प्रोडक्ट आते थे। यहाँ से रॉ कॉटन गया, वहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई, वो चीजें बनी, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर आते थे वो उसका इंपोर्ट जो था वो बढ़ गया था, ज्यादा बढ़ गया था। और जिसका सीधे सीधे फायदा ब्रिटेन को होता था, ब्रिटेन को बेनिफिट होता था। ब्रिटेन वॉज इन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में था। और इनकम फ्रॉम इंडियन मार्केट, जो भी इंडियन मार्केट से उसको इनकम होती थी ब्रिटेन को, was utilized to home charges, वो उसको होम चार्जेस में यूटिलाइज करता था टू सर्व अदर कॉलोनीज। होम चार्जेस क्या है ये भी देखते हैं।
और टू सर्व अदर कॉलोनीज, यानी जहां पर भी उसका कॉलोनाइजेशन था वहां पर वो पैसा भेजता था। ठीक है, अब देखते हैं होम चार्जेस क्या है। पेमेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट एंड पेइंग पेंशन ऑफ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया। अब होम चार्जेस में कैसे यूज करता था, इंडिया से जो उसको पैसा मिलता था वो बाहरी कर्जों में निपटाता था, उसे बाहरी कर्जे, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी पेंशन में उसको खर्च करता था। तो ये होम चार्जेस थे। ठीक है, तो टुडे वी हैव डिस्कस द टू टॉपिक्स, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड एंड इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। So this is our 19th century Europe. Thank you.